सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एनसीईआरटी ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज। भूगोल शास्त्र बहुविकल्पीय प्रश्न में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी बुक कवर करने की कोशिश कर रहे हैं बाय यूजिंग एमसीक्यूज। इसमें है आपका ये 7.7 यानी कि कक्षा 7 अध्याय नंबर भी 7। फ्रेंड्स, आज के क्लास का टॉपिक है मानव पर्यावरण अवस्था, परिवहन और संचार। छोटा टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर है, कोशिश की गई है इसको कवर करें अच्छे से। आइए देखते हैं। Which of the following are the natural conditions for selection of an ideal site? एक आदर्श स्थल के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक परिस्थितियां शामिल हैं? अनुकूल जलवायु होना चाहिए, पानी की उर्वरता होनी चाहिए, उपयुक्त भूमि होनी चाहिए, अनुपजाई मिट्टी ये नहीं होनी चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवल 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सिंपल है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। कौन सी नदी के साथ कौन से सभ्यता विकसित हुए थे? सिंधु नदी के साथ हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी। दजला या फिर टिग्रिस, इजिप्शियन नहीं। टिग्रिस के साथ आपका मेसोपोटामिया डेवलप हुआ था। नील नदी हुई थी मिस्र के साथ। ठीक है। हुआंग हे, चीनी सभ्यता। हुआंग हे, चीनी सभ्यता बिल्कुल सही है। तो कह रहा है कि कौन से सुमेलित हैं, नहीं, कौन से गलत सुमेलित है, कौन से इनकरेक्टली मैच्ड हैं। तो 2 और 3 आर इनकरेक्टली मैच्ड। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, वो आपके सामने ये जो एक वर्ल्ड मैप जरा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। 4 एंशिएंट सिविलाइजेशंस, इनका ही नाम है। इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन, चाइना में चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया में टिग्रिस और यूफ्रेट्स के अलॉन्ग मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, और इजिप्ट में इजिप्शियन सिविलाइजेशन। दे आर कॉल्ड एज द 4 ओल्ड वर्ल्ड रिवर वैली कल्चर्स। ये चारों सभ्यताएं अपने 4 नदियों के इर्द गिर्द ही उत्पन्न हुई थी और इन्हें कहा जाता है पुराने जमाने के या एंशिएंट वर्ल्ड के 4 ओल्ड वर्ल्ड रिवर वैली कल्चर्स। नेक्स्ट आइए, अस्त व्यस्त बस्तियां निम्नलिखित में से कहां मिल सकती है? पहाड़ी रास्ते पे बिल्कुल मिल सकती है, घने जंगल में बिल्कुल मिल सकती है, रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट बिल्कुल हो सकता है, जहां पर कि तापमान बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता हो, वहां पर भी आपको सेटलमेंट्स स्कैटर्ड या फिर अस्त व्यस्त तरीके से मिल सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स बिकॉज स्कैटर्ड सेटलमेंट का मतलब यह है कि वहां पर मास सेटलमेंट नहीं हो सकता। तो लोगों को जहां कहीं थोड़ी बहुत जगह मिल गई वो मजबूरी में उसी जगह पे रहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब जो स्कैटर्ड सेटलमेंट है फ्रेंड्स, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है उसको देख लीजिए। एडवांटेज क्या है? आपको पूरी शांति मिलेगी, पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि लोग कम है तो पोल्यूशन भी कम होगा, बहुत जल्दी आग या फिर रोग वगैरह तेजी से नहीं फैलते। बट इसके डिसएडवांटेज क्या है? ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होगी, आपको कहीं जाना हो तो दिक्कत होगी, इमरजेंसी रिलीफ ऑपरेशंस में दिक्कत होगी, इसके अलावा आपको बेसिक यूटिलिटीज बहुत जल्दी नहीं मिलेंगे। तो आपके सामने फ्रेंड्स मैंने एनसीईआरटी से फोटो लिया है टू शो यू व्हाट डू यू मीन बाय स्कैटर्ड सेटलमेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। यह लोगों का मौसमी परिवर्तन है। जो लोग जानवरों को पालते हैं वे ऋतुओं में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों पे चले जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ये कार्य को दर्शाता है? ट्रांसह्यूमेंस। स्टैंडर्ड आंसर है आपका ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस में क्या होता है? देखिए, जो लोग होते हैं, जो शेफर्ड्स होते हैं, जो कि एनिमल को रियर करते हैं या फिर एनिमल को रेज करते हैं, वो न्यू पास्चर्स के सर्च में, वो लोग न्यू पास्चर्स के सर्च में अपने किसी एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं एज पर द चेंज इन द सीजन। ठीक है, उसे कहा जाता है आपका ट्रांसह्यूमेंस। इंडिया में कुछ बहुत ही फेमस साइट्स है ट्रांसह्यूमेंस की, खासकर जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में, आपका यहाँ पे हिमाचल और पंजाब वाले एरिया में, फिर आपका नेपाल और सिक्किम वाले एरिया में, कुछ नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में, अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान एज वेल, इंक्लूडिंग चाइना एज वेल, इंक्लूडिंग भूटान एज वेल, बाउंड्रीज के क्रॉस भी लोग जाते रहते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित जोड़ों के ऊपर विचार करें। विभिन्न जलवायु क्षेत्र और घरों की विशेषताएं। भारी वर्षा में स्लैंटिंग रूफ होगी, बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए, नहीं तो बारिश का पानी कैसे आप ड्रेन ऑफ करेंगे। हॉट क्लाइमेट में स्नो हाउस होगा? नहीं, हॉट क्लाइमेट में आपको चाहिए होता है थिक मल्ड वॉल। पोलर रीजन में आपको चाहिए होता है स्नो हाउस। कह रहा है करेक्टली मैच बताओ, तो 1 ओनली, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है।
अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसे कहा जाता है हमारा स्लैंटिंग रूफ। ये जरूरी क्यों है? ताकि जब बारिश जहां बहुत ज्यादा होती है ना, वहां पे बारिश का पानी तुरंत नीचे की ओर गिर जाए, इसीलिए जरूरी है। स्नो हाउस जो होता है वो इस तरह का होता है, या फिर मैं आपको आगे चल के इग्लू भी दिखाऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इग्लू। ठीक है, ये हो गया आपका थिक मड वॉल्स। ये मिलता है आपका ट्रॉपिकल रीजन्स में। ठीक है, जहां गर्मी बहुत ज्यादा होती है। मड क्या करता है? देखिए फ्रेंड्स, मड जो होता है ना, वो वही काम करता है जो कि पानी का घड़े करता है। आप लोगों ने कभी गर्मी के टाइम घड़े से पानी पिया? घड़े का पानी थोड़ा ठंडा क्यों होता है? बिकॉज इसमें लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन का यूज किया जाता है। बेसिकली होता है ये, घड़े के अंदर जो पानी रखा है ना, वो बाहर के तापमान की गर्मी की वजह से इवेपोरेट करने की कोशिश करता है। तो घड़े में जो पोर्स होते हैं वहां से वाटर इस्केप करता है बाय बिकमिंग वाटर वेपर। इस प्रोसेस में जो लेटेंट हीट होता है वो डिसअपियर होता है, इसीलिए अंदर का पानी थोड़ा और ठंडा हो जाता है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है थिक मड वॉल्स के साथ भी, जो कि गर्मी के टाइम पे अंदर के तापमान को थोड़ा ठंडा रख सकते हैं। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार किया जाए। बर्फ से बने आवास ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं, सही बात है। इन्हें इग्लू या स्नो हाउस कहा जाता है, सही बात है। वे इन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों द्वारा बनाए जाते हैं, सही बात है। एस्कीमो इन ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, सही बात है। सारे के सारे स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं आपके। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपके सामने ना मैंने एक इग्लू का इग्लू का एक डायग्राम बनाया है, जरा इसको ध्यान से देखिए आप। इग्लू जो होता है ना, उसको जानबूझ के धरती से यानी स्नो से थोड़ा ऊपर यहाँ पे गैप देकर बनाया जाता है। क्यों? आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि वार्म एयर राइजेस, कोल्ड एयर सिंक्स। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे गर्म हवा मिलेगी, लेकिन जो भी हवा है उसमें जो बहुत ठंडा हवा होगा ना, वो नीचे की ओर आ जाएगा। तो जो थोड़ा सा और गर्म हवा होगा ना, वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठेगा। इसीलिए इस वाले पार्ट में लोग रहते हैं। आप अगर इग्लू में होंगे ना, तो आप फिर यहाँ पे बैठेंगे, आप यहाँ पे खेलेंगे, यहाँ पे खाएंगे, यहीं पे सो जाएंगे, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा ऊपर है, तो आपको थोड़ी गर्मी यहाँ मिलेगी एज कम्पेयर टू दिस पार्ट, बस, और कुछ भी नहीं है। और गर्म हवा को थोड़ा बाहर जाने के लिए वेंट भी होता है, वो फिर सर्कुलेशन होता रहता है हवा का। ठीक, अच्छा, अब ये इग्लू वर्ल्ड में किस किस एरिया में मिलते हैं और वहां पे कौन कौन से लोग रहते हैं, उसका एक मैप है। ये जो येलो मार्क किया है मैंने फ्रेंड्स, ये एस्किमो लोगों के एरियाज हैं। इन एरियाज में ही आपको इग्लू जैसे घर देखने को मिलते हैं। मोस्टली एरिया आप देख सकते हैं, साइबेरिया में यूपिक, ग्रीनलैंड, और आपको नॉर्दर्न कनाडा में लोगों को इस तरह घर में रहने का मौका मिलता है। नेक्स्ट आइए, दुनिया के विभिन्न क्षेत्र और परिवहन के माध्यम के रूप में उपयोग किए जाने वाले। दक्षिण अमेरिका में याक, भारत में ऊंट, तिब्बत में लामा। देखिए भारत में ऊंट तो ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा थार डेजर्ट में ऊंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो याक है ये ठंडे इलाकों में मिलता है, तो ये तिब्बत में मिलेगा। और जो लामा है ये दक्षिण अमेरिका में मिलता है। तो कह रहा है सही कौन है, नहीं इनकरेक्ट कौन है, गलत सुमेलित हो, तो 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, साउथ अमेरिका के एंडीज माउंटेन्स में यूज किए जाते हैं लामास को। नेक्स्ट आइए, कौन से कथन सही नहीं है? देयर आर 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवे, रेलवे, वाटरवे, एयरवे। सही बात है। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। सही बात है। कह रहा करेक्ट कौन से है ना, तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ये है फ्रेंड्स आपका न्यू दिल्ली से मुंबई से चेन्नई से कोलकाता से वापस दिल्ली। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी के अलावा मेरा काफ़ी इंटरेस्ट एथिक्स के सब्जेक्ट में भी रहता है। मैंने एथिक्स के ऊपर भी कई सारे इस तरह के मॉड्यूल्स बनाए हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा डाइग्रेशन कर रहा हूँ। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के टाइम पे एक सत्येंद्र दुबे हत्याकांड हुई थी। सत्येंद्र दुबे, मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा इनके नाम के बारे में सर्च करें और आप लोग जानें कि इनके साथ क्या हुआ था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप एथिक्स पेपर का प्रिपरेशन करेंगे ना, वहां पे आपको ये नाम जरूर देखने को मिलेगा। तो आप थोड़ा सा कनेक्ट करें कि इनका क्या रिलेशन था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के साथ, और जो इनके साथ हुआ जरा उसको एथिकल एंगल से इवैल्यूएट करें कि इन्होंने जो एक्शंस लिए क्या वो एक्शन सही था या नहीं था।
ठीक है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर आप चाहें तो इस चीज को देख सकते हैं। एनीवेज वापस आइए ज्योग्राफी के ऊपर, नेक्स्ट आइए। दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स फॉर ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। छोटी अगर आपको ट्रैवल करनी हो तो उसके लिए यूज किए जाते हैं। दे कैन बी मेटल्ड और अनमेटल्ड। सिंपल आंसर आपका हो गया रोडवेज, क्योंकि जैसे ही आपने देखा मेटल्ड एंड अनमेटल्ड दो ही तरह के रोड होते हैं, एक होता है मेटल्ड, एक होता है आपका अनमेटल्ड। तो रोडवेज के बारे में बात की जा रही है, हेंस योर आंसर। फ्रेंड्स, इसमें जो आपका रोडवेज है उसके रिगार्डिंग एक दो बातें और देख लीजिए। मनाली लेह हाईवे इन हिमालयन माउंटेन्स, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। जो आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे रेड पेन से दिखाया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें मैंने दो और हाईवे दिखाए हैं। एक है आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो कि श्रीनगर से चलता हुआ कन्याकुमारी तक जाता है, और एक है आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो कि पोरबंदर से चलता हुआ सिलचर तक जाता है। इनको ग्रीन और ब्लू कलर से दिखाया गया है। अब आपके लिए एक और नया इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप लोग इसको प्लीज ऐड करिएगा कि इंडिया में जितने नेशनल हाईवेज है उनकी नंबरिंग का एक सीरीज होता है, एक सिस्टम होता है। अभी हाल फिलहाल में सरकार ने एक नया सिस्टम बनाया है और उसमें यह कहा गया कि जो भी हाईवे आपके ईस्ट वेस्ट हैं उनको कैसे नंबरिंग करेंगे, और जो भी हाईवे आपके नॉर्थ साउथ है उनको कैसे नंबरिंग करेंगे। ठीक है, और जो नंबरिंग भी करते हैं उसमें कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है और कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। ये सिस्टम आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। दो तीन स्टेटमेंट दे देगी यूपीएससी, बोलेगी बताओ सही क्या है गलत क्या है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर होना चाहिए। जैसे ईस्ट वेस्ट के लिए ऑड नंबर होगा, नॉर्थ साउथ के लिए इवन नंबर होगा। ठीक है, इसके अलावा इवन नंबर्स जो है सो ईस्ट से वेस्ट की ओर जब बढ़ेंगे तो वो इंक्रीज करते रहेंगे, और ऑड नंबर नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ेंगे तो फिर वो इंक्रीज करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए। ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया की सबसे रेलवे प्रणाली है, सबसे लंबी रेलवे प्रणाली है। बिल्कुल सही बात है, लॉन्गेस्ट रेलवे ट्रैक यही है वर्ल्ड का। यह प्रशांत तट पर सेंट पीटर्सबर्ग को पश्चिम रूस में व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। देखिए, जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है ये सर्टेनली पीटर्सबर्ग को जोड़ता है व्लादिवोस्टोक से, लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो आपका प्रशांत तट पे नहीं है, वो एक्चुअली में आपका पश्चिमी यूरोप में है। व्लादिवोस्टोक उस तरफ है। तो कौन सा कथन सही है? सिर्फ पहला कथन सही है, वन ओनली इज राइट। ठीक है, व्लादिवोस्टोक जो है वो आपका पैसिफिक कोस्ट में। एक्चुअली यहाँ पे हुआ ये है कि हमने इसको एक्सचेंज कर दिया, ये यहाँ पे आना चाहिए था और ये यहाँ पे आना चाहिए था। एक्सचेंज करने की वजह से आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। ये फ्रेंड्स आपके पास एनसीईआरटी बुक से ही मैप है, आप चाहे तो देख सकते हैं। व्लादिवोस्टोक पैसिफिक कोस्ट पे है और सेंट पीटर्सबर्ग आपका वेस्टर्न रशिया या फिर यूरोपियन कॉन्टिनेंट के पास में है। नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स, अगला सवाल है आपका कि द रेलवेज आर एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेस। नहीं, रेलवेज आर गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन एशिया। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज एक्चुअली लार्जेस्ट इन एशिया, तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। द इन्वेंशन ऑफ ए स्टीम इंजन हेल्प इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, ये सही है, ये भी गलत है। कह रहा करेक्ट स्टेटमेंट, तो ओनली 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, एनसीईआरटी बुक का स्क्रीनशॉट लगाया है। ये कह रहा है कि जिंगजिंग टू लहासा चाइना में जो ट्रेन है वो 4000 मीटर एबव सी लेवल चलती है और हाईएस्ट पॉइंट उसका अप्रोक्सीमेटली 5000 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, वाटरवेज के रिगार्डिंग जल मार्ग के संदर्भ में कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है? वे कम दूरी पर भारी सामान ले जाने के लिए सबसे सस्ते परिवहन है। गलत, ये लंबी दूरी के लिए सबसे सस्ता हो सकता है, कम दूरी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत खर्चीला है। अंतरदेशीय जलमार्ग और समुद्री मार्ग मुख्य दो प्रकार के जलमार्ग हैं। ये बात सही है कि आपका सी रूट्स एंड इनलैंड वाटरवेज आर टू मेजर टाइप्स ऑफ वाटरवेज। तीसरा, अंतरदेशीय जलमार्ग का उपयोग अंतरदेशीय परिवहन के लिए किया जाता है, जबकि समुद्र मार्गों का प्रयोग अंतरदेशीय परिवहन के लिए किया जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है आपका। एक्चुअली जो आपके इनलैंड वाटरवेज है ना, वो आपका इंटर कंट्री ट्रांसपोर्ट के लिए आप यूज नहीं करते, वो आप इंट्रा कंट्री ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं।
और जो सी रूट्स है उसका यूज करते हैं फॉर इंटर कंट्री। तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे एक्सचेंज कर दिया था और कुछ भी नहीं किया था। तो कह रहा है कि कौन से आंसर करेक्ट है, लेकिन बोलना है आपको कौन कौन से नॉट करेक्ट ऑप्शंस है। तो यहाँ पे आपका नॉट करेक्ट में हो जाएगा आपका 3 ओनली, ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं। आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गया है यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। तो सॉरी, नॉट करेक्ट बोल रहा है ना, 1 और 3 होगा। आई एम सॉरी, ऑप्शन ए होगा, रियली सॉरी। एक्चुअली हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज हो गया, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। कह रहा है नॉट करेक्ट, तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए था। अब फ्रेंड्स, आपके पास इस मैप पे मैंने नेशनल वाटरवेज के बारे में लिखा है, आप इसको जरा ध्यान से देखें। इंडिया में 6 नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर्ड है। नेशनल वाटरवे 1 ये गंगा नदी के ऊपर है, और हल्दिया जो कि कोलकाता में है से इलाहाबाद तक है। इसकी लंबाई देख लीजिए, सबसे लंबा वाटरवे इंडिया का यही है, नेशनल वाटरवे नंबर 1। ठीक, नेशनल वाटरवे नंबर 2 ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, और धुबरी से सदिया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये सर्व करता है। इसका लेंथ है आपका 891 किलोमीटर। नेशनल वाटरवे नंबर 3 ये आपका केरला के कोस्ट में है, कोल्लम टू कोट्टापुरम सिर्फ 205 किलोमीटर का है। यहाँ पे इसमें एडवांटेज क्या है कि इसमें कई सारे बैक वाटर लेक्स भी मौजूद हैं, तो इसको नेविगेट करने में आसानी होती है। ठीक है, नेशनल वाटरवे नंबर 4 ये आपका गोदावरी कृष्णा वाले एरिया में है। ये काकीनाडा इन आंध्र प्रदेश से लेकर के पुडुचेरी इन तमिलनाडु तक कनेक्ट करता है। 1078 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेशनल वाटरवे नंबर 5, ठीक है, ये आपका उड़ीसा के एरिया में है। और नेशनल वाटरवे नंबर 6 ये आपका आगे नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन अभी तक प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ है। These 6 are your major national waterways. नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित जोड़ों के ऊपर विचार करें। अंतरदेशीय जलमार्ग और संबंधित महाद्वीप। गंगा ब्रह्मपुत्र एशिया में है, सही बात है। ग्रेट लेक्स ये आपका उत्तरी अमेरिका में है, और आपका रिवर नील ये आपका अफ्रीका में है, तो ये गलत है, ये गलत है। कह रहा है कौन से करेक्टली मैच है, तो ओनली 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। फ्रेंड्स, आपके सामने जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आपका मेजर सी एंड एयरपोर्ट्स के बारे में बात की जा रही है। आप इसमें मेजर एयर रूट्स जो है उसको रेड पेन से आप देख सकते हैं, और जो मेजर सी रूट्स है उसको आप वायलेट डॉट से देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था एक बार व्हाट इज मलक्का डिलेमा ऑफ चाइना, याद है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्यों बना रहा है चाइना? आप देख लीजिए, चाइना के पास जो भी ट्रेड रूट है वो सारा का सारा यहीं से होकर जा सकता है। इट इज कॉल्ड एज द मलक्का डिलेमा ऑफ चाइना। नेक्स्ट सवाल के ऊपर आइए। फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन अर्ली 20th century, मोस्ट एक्सपेंसिव, traffic is adversely affected by bad weather like fog and storms, only mode of transport to reach the most remote and distant areas where there are no roads, एयरवेज के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना इसमें। नेक्स्ट आइए, विद रेफरेंस टू कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स, संचार का मतलब यही होता है। न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन एग्जांपल्स ऑफ मास मीडिया, हाँ ठीक है, मास मीडिया, क्योंकि इनका मास आउटरीच होता है। सैटेलाइट्स हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग फास्टर एंड बेटर, करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। तो फ्रेंड्स, बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो कुछ करना नहीं था इसके अंदर 7.7 में, बट ठीक है, हमने कोशिश की इसको कवर करने के लिए एमसीक्यूज के थ्रू। जो कुछ ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, लाइक ट्रांस साइबेरियन रेलवे क्या चीज़ है वगैरह, मैंने कवर किया है। सिंपल चैप्टर है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज इस चैप्टर को दोबारा पढ़ें और फिर से सॉल्व करने की कोशिश करें। ध्यान रखें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, करेक्ट या नॉट करेक्ट, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है फ्रेंड्स, सो विद दीज वर्ड्स आई अगेन से गुड बाय टू यू। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फिर हम लोग अगले चैप्टर को डील करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।